student, this is Mahesh Nagar and you are watching English and Commerce Pathshala. So this is the 5th day of your revision class. So in this video we will discuss about the 7th lesson, and which is a prayer for my daughter. This is a beautiful poem which is written by W.B. Yeats यानी कि विलियम बटलर येट्स. इन्होंने ये पोएम लिखी थी 1919 में, जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ हिज डॉटर. ठीक है, उसकी डॉटर के जन्म लेने से कुछ दिन पहले और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जस्ट बाद जो है ये पोएम लिखी गई थी. अब वर्ल्ड वॉर सेकेंड की पोजीशन थी इन दिस पोएम. आज की जो पोएम है ये बहुत ही सुंदर है. पहले इस पोएम के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये पोएम 1919 में W.B. येट्स ने लिखी थी एंड फर्स्टली इट वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ हिज पोएट्री कलेक्शन इन 1921. 1921 में ये पब्लिश हुई थी और जो पोएट्री कलेक्शन का नाम था, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ. इट्स माइकल रॉबर्ट एंड डांसर. ये उस पोएट्री कलेक्शन का नाम था जिसमें ये फर्स्ट टाइम ये पोएम जो है वो पब्लिश हुई थी. दिस इज द 10 स्टेंजास पोएम. 10 स्टेंजा है एंड ईच स्टेंजा कंटेन्स 8 लाइन्स. 8 लाइनें हैं हर एक स्टेंजा में और 10 स्टेंजा यानी कि टोटल 80 लाइन्स की ये पोएम है. द राइमिंग स्कीम इज़ रेगुलर. राइमिंग स्कीम जो है जो स्टेंजा की वो रेगुलर है. ठीक है, और राइमिंग स्कीम में बता देता हूँ आपको A B B C D D C. ठीक है, मीन्स फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के साथ राइम करती है, थर्ड लाइन फोर्थ के साथ राइम करती है, फिफ्थ लाइन एट्थ लाइन के साथ राइम करती है और सिक्स लाइन सेवन लाइन के साथ राइम करती है. कुछ स्पेशल फीचर्स जो है इसमें यूज़ किया है, जैसे मैंने जो थंबनेल है उस पर भी डाल रखा है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम. ठीक है, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएम एंड पैराडॉक्स क्या होता है. इसके बाद एक और वर्ड मैंने आपको लिख रखा है, ठीक है, ओनोमेटोपोइया. ये क्या होता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे. विथ एग्जाम्पल मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि व्हाट आर दीज वर्ड्स एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. सो लिसन द वीडियो केयरफुली टिल द एंड. देयरफॉर यू कैन गेट अ गुड नॉलेज अबाउट द पोएट्री, इट्स स्ट्रक्चर एंड द थीम. और इन चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाए. ठीक है, द पोएम इज़ इन अ लिरिकल फॉर्म. इसका फॉर्म जो है वो लिरिकल है. मैंने कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो नोट कर रखी है. द थीम ऑफ द पोएम इज़ लव एंड एनेक्सिटी ऑफ ए वरीड फादर. द फादर, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ द पोएट हिमसेल्फ. जो स्पीकर है पोएम का वो फादर है. ठीक है, और जो कि एक पोएट खुद है. वी कैन से दैट द ओरिजिनल फीलिंग टुवर्ड्स टुवर्ड्स हिज ओन डॉटर आर एक्सप्रेस्ड इन द पोएम. इस पोएम में जो पोएट है उसी खुद की डॉटर के प्रति जो उसकी केयरिंग है, उसका लव है, उसकी जो एनेक्सिटी है वो उसने यहाँ पर शो करी है. इस पोएम में खुद पोएट ने अपनी सेल्फ की. ठीक है, और सेल्फ का फीचर जहाँ पर रहता है स्टूडेंट, जिस पोएम में वो सेल्फ को वो करता है उसको क्या कहते हैं, एक तरह से ऑटोबायोग्राफिकल फीचर भी हम कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो पोएट है, जो पोएम है, उसका मूड जो है वो ग्लूमी मूड है. इवन वी कैन से टेंस मूड है, यानी कि टेंशन में हर वर्ड्स जो है वो बोले गए हैं. एक विशेष जो है वो हर स्टेंजा में की गई है, यानी कि पोएट जो है हर बार विश करता है, कुछ प्रे करता है गॉड से. प्रेयर फॉर माय डॉटर नाम ही है कि मेरी बेटी के लिए एक प्रेयर. ठीक है, स्पीकर जो पोएट है वो खुद है. वरिंग इमोशंस है, बहुत सारे अलग अलग इमोशंस है. कभी वो विश करता है, कभी प्रेयर करता है, कभी टेंशन में आ जाता है. ग्लूमी यानी कि वी कैन से अनसर्टेनिटी, होप एंड एक्सपेक्टेशन. ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती है. लेट वी टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेंजा. द फर्स्ट स्टेंजा इज़ वेरी टेंसफुल. यहाँ पर फादर बहुत टेंशन में रहता है. फर्स्ट एक पिक्चर जो है, एक इमेजिनेशन जो है एक चाइल्ड की है जो कि अपने क्रेडल में कवर्ड हुए ढका है और इनोसेंसली बिल्कुल स्लिप में यानी कि नींद में सो रहा है. हॉलिंग स्टॉर्म. हॉलिंग स्टॉर्म मीन्स व्हाट इज द मीन ऑफ हॉलिंग स्टॉर्म. हॉलिंग स्टॉर्म इज यूज्ड हियर एज अ सिंबल. एक सिंबल की तरह यूज़ किया है. जैसे कि एक क्रॉस आप यूज़ करते हो रेड कलर का, वो डॉक्टर के लिए होता है. ठीक है, तो उसी तरह से एक क्रॉस जो रहता है वो क्रिश्चियनिटी का सिंबल है. तो इस तरह से एक सिंबॉलिक जो है वो हॉलिंग स्टॉर्म को यूज़ किया है. दैट शोज़ द
डिस्ट्रक्टिव कंडीशन ऑफ द कंट्री, उस टाइम पर वर्ल्ड की और कंट्री की जो डिस्ट्रक्टिव कंडीशन थी उसको ये शो करता है। ये वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर देम फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो इन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं के आपको आंसर देना। अगर सीन पोयम आती है तो उसमें इस तरह के वर्ड्स का पूछा जाना बिल्कुल लाजमी होगा। यहाँ पर वाइंड की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं, विच वॉज राइजिंग एंड विच वॉज एडवर्स टू द फ्यूचर ऑफ हिज न्यू बोर्न बेबी। पोएट की जो नई जन्मी हुई बेटी है उसके लिए ये खराब है ये हवाएं। एंड देर इज़ नथिंग विच कैन चेक द वाइंड, उस हवा को रोक सके ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्ट only one thing, Lady Gregory's word or the state of Lady Gregory. Lady Gregory was a lady who patronates the poet, यानी कि उसका सपोर्ट करती है, इसलिए उसने लेडी ग्रेगरी का नाम यहाँ पर यूज़ किया है। उसका एक स्टेट है वो उसको मतलब एडवर्स सिचुएशन में उसकी रक्षा कर सकता है। एंड द बेयर हिल, और एक पहाड़ है, एक पर्वत है जो कि वहीं पर है, वो उसकी रक्षा कर सकता है इस एडवर्स सिचुएशन से। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उस ब्लड शेड वाले जो सिचुएशन है उसको रोक सके। हियर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज वॉज ऑल्सो देयर इन आयरलैंड बिकॉज द पोएट बिलोंग्स टू आयरलैंड से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ भी रहती है। एज यू नो दैट 1919 वॉज द टाइम, इट वॉज जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड, और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद काफ़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ थी, तो उन अनसर्टेनिटीज़ से भी वो घबरा रहा है। द सेकंड स्टेंजा टेल्स अबाउट हियर वरीज अबाउट द फ्यूचर ऑफ द पोएट्स न्यू बोर्न चाइल्ड, नया जो बच्चा पैदा हुआ है पोएट का, उसके फ्यूचर से रिलेटेड टेंशन जो है इस स्टेंजा में वो शो करने की कोशिश कर रहा है। चहलकदमी करते हुए जो पोएट है वो विश कर रहा है, वो प्रे कर रहा है अपनी चाइल्ड के लिए, अपने बच्चे के लिए, कि वो खुश रहे, अच्छा उसका फ्यूचर हो, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। सेकंड स्टेंजा जो कहता है वहाँ पर एक स्क्रीम वर्ड का यूज़ किया गया है, स्क्रीम एंड फ्लडेड स्ट्रीम, उनके साउंड की बात करिए, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ओनोमेटापोइया, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जस्ट क्रिएटिंग द सेम साउंड, ठीक है, सेम साउंड क्रिएट करना, जैसे कि आप का साउंड होता है या किसी और का कुत्ते के भौंकने का है, वो जब आप है ना, जैसे कि म्याऊ आप लिखते हो MEW म्याऊ, तो अगर आप उसको पढ़ोगे भी तो उसको पढ़ने पर जैसे कि बिल्ली बोल रही है ऐसी आवाज़ आती है, तो दैट काइंड ऑफ वर्ड्स और दैट फीचर ऑफ द पोएम इज़ नोन एज ओनोमेटोपोइया, ठीक है। स्टूडेंट्स आप इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। Overwhelming anxiety of the poet can be seen in the second stanza. Second stanza में आप उस चीज़ को देख सकते हो। The second thing which is used by the poet in 6th or 7th line, yes, 6th or 7th line, and that is dancing to a frenzied drum. Dancing to a frenzied drum. इसका मतलब क्या है? This is also used as symbolic. इसको भी सिंबॉलिक यूज़ किया है और इसका मतलब है वार एंड ब्लड शेड लाइक सिचुएशन, यानी कि युद्ध और खून खराबे जैसी स्थितियाँ होना, ये इसका मतलब है। उसके बाद है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे यूज़ किए हैं जैसे कि पोएट ने यहाँ पर यूज़ किया है द मर्डरस इनोसेंस, द मर्डरस इनोसेंस। तो कोई चीज़ मर्डरस होते हुए इनोसेंट कैसे हो सकती है? तो जब एक ही नाउन के लिए दो चीज़ें, दो एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं एंड दीज एडजेक्टिव्स मस्ट बी अपोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स, ठीक है। इस फीचर को हम बोलते हैं पैराडॉक्स। थर्ड स्टेंजा में आ जाता है, अगेन वो अपनी डॉटर के लिए प्रे करता है, बट हियर ही प्रेज फॉर हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी के लिए वो करता है। द पोएट डज नॉट वांट हिज डॉटर as over much beautiful because he gave some argument that over much beauty is not good for the customed lady, और किसी अच्छी लेडी के लिए वो अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर वो बात करता है कि उसकी जो चाइल्ड है वो प्राउड एंड
मतलब ब्यूटीफुल तो हो बट इस तरह की भी ब्यूटीफुल नहीं हो कि वो अपने आप में बहुत सारा प्राउड और वैन फील करे और सारा टाइम जो है वो आईने के सामने बैठ के और अपने आप को सजाती संवारती रहे। और इससे क्या होता है कि जो कंपेनियनशिप होती है यानी कि लोग जो है उससे उसके दोस्त नहीं बन पाएंगे, केवल और केवल उससे ज्वेलस फील करेंगे, उसके उसके प्रति हेटर फील करेंगे। इस तरह की सिचुएशन उसके साथ पैदा हो सकती है। तो पोएट जो है उसकी बेटी को बिल्कुल इतना खूबसूरत नहीं चाहते हैं कि लोग उससे जलने लग जाए और वो खुद भी जो है अपने रूप पर इतना गुमान करे कि लोग जो है उससे नफरत करने लग जाए। ठीक है। सेकंड नेक्स्ट थिंग जो है वो ये चाहता है पोएट कि शी मस्ट बी एज ब्यूटीफुल दैट शी कैन सिक्योर ए हस्बैंड। मतलब इतनी कुरूप भी नहीं होना चाहिए कि उसको हस्बैंड ही ना मिले, उसको इतनी खूबसूरत होना चाहिए कि उसको कम से कम उसकी शादी वादी हो जाए। ठीक है, इतना खूबसूरत वो होना चाहिए। फोर्थ स्टेज जो है वो बात करता है एक्सेसिव ब्यूटी के जो बेड इफेक्ट है, इविल इफेक्ट है, उसके बारे में पोएट उसमें बात करता है। ठीक है, उसमें कुछ एग्जाम्पल देकर वो बताता है कि क्यों उसकी बेटी जो है वो ओवर मच ब्यूटीफुल नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पर मैड गॉन एंड एक मैक ब्राइड का जो एपिसोड है उसको यहाँ पर लेता है कि किस तरह से एक इंटेलेक्चुअल हैटर्ड के तहत जो है उसने रिजेक्ट कर दिया था। मॉड गॉन जो है वो बहुत खूबसूरत थी, उसने रिजेक्ट कर दिया था। एक एग्जाम्पल वो हेलन का भी लेता है और किस तरह से हेलन की जो ब्यूटी है उसने खुद को तो डिस्ट्रॉय किया ही किया बल्कि पूरे दूसरे लोगों को भी डिस्ट्रॉय किया। जो कि ट्रॉय था, उसका जो किंग था, उसके बीच में युद्ध करवा दिया और युद्ध करवाने के बाद क्या हुआ कि वो पूरा साम्राज्य जो है वो ख़त्म हो जाता है। वो ये चाहता है कि हॉर्न ऑफ प्लेंटी हो। हॉर्न ऑफ प्लेंटी का मतलब क्या होता है? हॉर्न ऑफ प्लेंटी का मतलब है कि वो अपनी बेटी को चाहता है कि वो एक तरह से उसके अंदर काइंडनेस हो, कर्सी हो। कर्सी मतलब विनम्रता हो, सो दैट यही जो है वो क्या ला सकती है, हॉर्न ऑफ प्लेंटी ला सकती है, यानी कि समृद्धता, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है हॉर्न ऑफ प्लेंटी। एक ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक सींग की बकरी होती है जो कि हॉर्न ऑफ प्लेंटी का सिंबल होता है, उसको प्रॉस्पेरिटी की देवी माना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी में। तो वो चाहता है कि उसकी जो बेटी हो वो उसके अंदर हॉर्न ऑफ प्लेंटी हो, यानी कि उसके अंदर खूबसूरती तो इतनी हो कि वो एक हस्बैंड को सिक्योर कर सके, बट उसके अलावा उसके अंदर जो है वो कर्टसी और काइंडनेस जैसी सिचुएशन मतलब जो चीज़ें हैं वो हो। फिफ्थ स्टेंजा कहता है उसकी डॉटर के लिए कि उसकी डॉटर को वो सिखाना चाहता है कंपनशनेट, यानी कि वो कंपनशेट नेचर की हो। ठीक है, काइंडनेस उसके अंदर हो, कर्सी उसके अंदर हो, सो दैट दीज आर द कैरेक्टर विच कैन अट्रैक्ट द हार्ट ऑफ अदर पीपल। ठीक है, दूसरे लोगों का अट्रैक्शन जो है वो बाय हार्ट उनको अट्रैक्ट करे और आपके लोग जो है वो आपके साथ कंपनसेट करे, मतलब कि कंपेनियन बन जाए, आपके साथी बन जाए। इस तरह का जो गुण है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपनी बेटी को वो चाहता है कि वो अपनी लाइफ में सीखे। वो बिल्कुल अपनी डॉटर को नहीं चाहता है कि वो एक इस तरह की लेडी हो जो कि एरोगेंट लेडी हो। ठीक है, एरोगेंट लेडी या एरोगेंट टाइप के कोई भी जो कैरेक्टर है वो अपनी बेटी में बिल्कुल नहीं चाहता है। सिक्स स्टेंजा कहता है कि जो पोएट है वो अगेन होप करता है, कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है अपनी बेटी के लिए। और वो होप और वो एक्सपेक्टेशन कैसी होती है कि जैसे जैसे वो बड़ी होती जाए, हैप्पीनेस जो है, खुशी जो है उसके जीवन में ग्रो करती जाए, वो उसके अंदर आती जाए। उसके थॉट्स जो है वो किस तरह से होना चाहिए, उसके थॉट्स जो है एक लिनेट की तरह होना चाहिए। लिनेट एक पक्षी होता है, वो बड़ा खुशमिजाज होता है। ठीक है, उसकी तरह से खुशमिजाज उसके जो है थॉट्स होना चाहिए। और जो प्रॉस्पेरिटी है और जो हैप्पीनेस है वो इस तरह से होना चाहिए उसकी बेटी में, लाइक ए हिडन फ्लोराइज्ड हिडन ट्री। व्हाट रेफर्स फ्लोराइज्ड हिडन ट्री, मतलब इसका मतलब क्या होता है? जिस तरह से एक फ्लोराइज्ड ट्री रहता है वो हिडन यानी कि छुपा हुआ रहता है, अपने आप को दिखाता नहीं है। जैसे कि एक देने वाला व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें दे सकता है, जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास प्यार हो, जिसके पास रेस्पेक्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को शो नहीं करता है और लोगों को जो है वो भरपूर देता रहता है। तो उसी तरह से वो चाहता है कि मेरी बेटी में भी ऐसे कैरेक्टर हो, ऐसे गुण हो कि वो दूसरों को सिर्फ दे, वो गिवर बने, बट वो अपने आप को कभी भी प्रोपेगेट नहीं करे, एडवर्टाइज नहीं करे और कभी भी लोगों के सामने आए नहीं। इस तरह के कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टर की वो एक लिनेट पक्षी की तरह उसके आइडियाज़ होना चाहिए, क्योंकि लिनेट जो होता है वो जब हवाएं भी चलती हैं तो वो एक पेड़ के पत्ते से चिपक जाता है और उनका मज़ा लेता है, आनंद लेता है। उस तरह के कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए।
और थर्ड कैरेक्टर जो होना चाहिए वो एक लॉरेल ट्री की तरह होना चाहिए। लॉरेल ट्री इज दैट ट्री जो कि एवरग्रीन रहता है, ठीक है। और लॉरेल ट्री एवरग्रीन क्यों रहता है? बिकॉज इट्स डीप रूटेड इन ए पर्टिकुलर प्लेस, एक ही जगह पर उसकी जो रूट्स होती है वो गहराई में होती है। तो वो चाहता है कि उसकी बेटी भी जो है एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को, एक पर्टिकुलर ट्रेडिशन को, एरिस्टोक्रेटिक वैल्यूज़ को मानते हुए और उन्हीं में अपनी रूट्स बना ले और वहीं पर वो उन्हीं के ऊपर अडिग रहे, कभी भी अपना जैसे टाइम के साथ जो है वो चेंज ना करे अपने ट्रेडिशन को, अपनी सोच को, अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को। इस तरह से स्टेबिलिटी जो है उसकी लाइफ में वो चाहता है, ठीक है। ये आपका 7th स्टेंजा था जिसमें कि वो 3 चीज़ों के बारे में बात करता है, ठीक है। सबसे पहले काइंडनेस, दूसरा सेल्फ कंटेंट और ट्रेडिशनली इस्टेब्लिश उसकी बेटी को वो चाहता है, ठीक है। हैटर्ड, वो कहता है कि जो हैटर्ड है दैट इज़ द इविल, वो बुराई है। सो ही डज नॉट वांट एनी काइंड ऑफ हैटर्ड इन द माइंड ऑफ हिज डॉटर, अपनी डॉटर के माइंड में किसी तरह की नफरत वो नहीं चाहता है। द एट्थ स्टेंजा स्टेट्स, इन द एट्थ स्टेंजा द पोएट स्टेट्स दैट द हैटर्ड इज द वर्स्ट वन, ठीक है। सबसे खराब चीज़ जो होती है वो क्या होती है? नफरत होती है। बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ अ मैन एंड मेक देम क्रूअल, ठीक है। उनको निर्दयी बना देती है, बेकार लोग बना देती है, उनकी सोच को बेकार कर देती है अगर नफरत होती है तो। फर्दर ही टेल्स दैट इंटेलेक्चुअल हैटर मस्ट नॉट बी देयर, ठीक है। इंटेलेक्चुअल यानी कि सोची समझी जो साजिश के तहत नफरत होती है वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज दिस इज द वर्स्ट वन इन ऑल काइंड ऑफ हैटर। सभी हैटर, सभी तरह की नफरत में सबसे वर्स्ट हैटर जो होती है वो इंटेलेक्चुअल हैटर होती है। हियर वो कहता है कि जो मॉड गॉन है उसने जो लव था किसका, जॉन मैकब्राइड का, वो उसने रिजेक्ट कर दिया था और उसकी वजह से जो है वो कई सारी टेंशन्स क्रिएट हुई। दैट इज़ द इंटेलेक्चुअल हैटेड होती है। वो चाहता है अपनी डॉटर को कि शी नाइदर बी डिसअपॉइंटेड, वो कभी भी डिसअपॉइंटेड टाइप नहीं होना चाहिए, एंड नॉर बी हैटेड, और कभी भी नफरत उसके दिल में नहीं होना चाहिए। 9th स्टेंजा कहता है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हैटर्ड, ठीक है। हैटर्ड का जो बेनिफिट क्या होता है, मतलब उसका जो 7th स्टेंजा में वो कहता था कि हैटर्ड का जो दुष्परिणाम है वो क्या होता है। बट 9th स्टेंजा में वो कहता है कि किस तरह से हैट को हम अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नॉन हेटेड माइंडेड पर्सन, ठीक है। एक नॉन हेटेड माइंडेड पर्सन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, या माइंड में कोई नफरत नहीं होगी तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। यह बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप हेटेड से आप दूर रहते हो, नफरत से आप दूर रहते हो, तो डेफिनेटली आपकी सोल जो है वो रिकंसोल हो जाती है, यानी कि रिफॉर्म हो जाती है इनटू एन इनोसेंट सोल। वो बिल्कुल इनोसेंट आत्मा आपकी परिवर्तित हो जाएगी। 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करा है पोएट ने कि उसकी बेटी में वो चाहता है सेल्फ डिलाइटिंग नेचर हो, सेल्फ एपीजिंग नेचर हो एंड सेल्फ अफ्राइटिंग नेचर उसके अंदर हो। ये 3 नेचर अगर उसके अंदर है तो जिससे कि वो क्लियर माइंडेड लेडी बन जाएगी, ठीक है। क्लियर माइंडेड मीन्स कोई नफरत ना होना, जो जैसा है वैसा जैसा सोचती है वैसा कहना और वैसा ही रहना, हेटेड फ्री रहना। तो इस तरह से अपनी डॉटर के बारे में वो चाहता है। लास्ट स्टेंजा में वो कंक्लूड करता है कि ये सारी चीज़ें वो क्यों चाहता है, सो दैट ए गुड हस्बैंड कैन बी फाउंड फॉर हर, ठीक है। उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड जो है वो मिल सके। वो चाहता है कि एक ऐसा हस्बैंड उसको मिले जो कि अपने घर उसको एरिस्टोक्रेटिक वैल्यू के साथ, फुली सेरेमनी के साथ उसको ले जाए और कस्टम्ड और मतलब कस्टम्ड उसकी फैमिली हो, सो दैट वो अपनी लाइफ को खुशी खुशी अच्छे से पूरा ज़िंदगी उसका वो बिता सके। इस तरह की लाइफ वो अपनी बेटी के लिए चाहता है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट द वरी ऑफ ए पर्टिकुलर फादर विच इज़ who is W.B. Yeats, but this is the wish of every father, each father of the world for their daughter, ठीक है। उनकी जो बेटियां हैं उनके लिए हर एक फादर ऐसी ही विश चाहता है कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, उनके अंदर अच्छे कैरेक्टर्स हो। बट आज की कंडीशन में कई बार देखा गया है कि कुछ डॉटर्स ऐसी होती है जो कि अपने
जो फादर है उनके अगेंस्ट चली जाती है, उनकी विशेस के अगेंस्ट चली जाती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती है दे कांट अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि हम में, आप में और आपके पेरेंट्स में एक जनरेशन गैप होता है, एंड दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय बोथ द पार्टीज़। दोनों ही पार्टीज़ को समझ नहीं पाती है। ना तो आप उनकी सोच को समझ पाते हो, ना ही वो आपकी सोच को समझ पाते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिकनसॉल्व द, किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको किस तरह से आप सॉल्व करोगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड है, बहुत ईजी। आपके फादर, आपके मदर आपको नहीं समझ पा रहा है, दैट इज़ ओके। अगर वो लिटरेट है या वो इलिटरेट है, दो तरह की चीज़ें हो सकती है। अगर वो लिटरेट, डेफिनेटली कुछ तो लिटरेट होंगे ही वो, तो आप कुछ मत करिए, जस्ट ट्राई टू शो द पिक्चर टू दैम। कौन सी पिक्चर दिखाओगे? ट्रेडिशनल पिक्चर, ठीक है। ट्रेडिशनल पिक्चर आप कैसे दिखाओगे? आप उनकी इच्छा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, आप उनसे एग्री करिए कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए, एक नेगोशिएशन होता है, आप नेगोशिएशन को यूज़ करिए, ठीक है। आप क्लास 10th की स्पेशल इंग्लिश की आपकी जो वर्कबुक है वो उठाइए, एंड वेयर यू विल फाइंड ए पैराग्राफ, ठीक है। एक पैराग्राफ आपको मिलेगा, एंड दैट इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है? सबसे पहले आप उसको समझिए। जब दो लोग डील करते हैं आपस में, तो ना तो पहले वाले की पूरी बात को एग्री कर लिया जाता है, ना ही दूसरे वाले की को एग्री कर लिया जाता है। दोनों का मैटर जो है वो बीच में सेटल होता है, ठीक है। एंड you can say that you have to make some sacrifices, and your parents will always ready to sacrifice। वो हमेशा तैयार होंगे सेक्रीफाइस करने के लिए। थोड़ा वो करें, थोड़ा आप करें, और बीच का एक रास्ता निकालें। स्मार्टली आप उनको मॉडर्न बनाइए, स्मार्टली उनकी इच्छा से। अगर आप उनको नाराज़ कर दोगे, ठीक है, उनको गुस्सा कर दोगे, एंग्री बना दोगे, तो डेफिनेटली वो कभी आपकी बात नहीं मानेंगे। तो सिंपल सी बात है कि उनको एग्री बनाने की जगह उनको थोड़ा सा स्मार्टली यूज़ करिए, ठीक है। स्मार्टली आप थोड़ा सेक्रीफाइस करिए, थोड़ा वो सेक्रीफाइस करेंगे, डेफिनेटली आपकी डील जो है वो ऐसे मौके पर आकर सेट होगी जहाँ पर आप भी खुश होंगे और वो भी खुश होंगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पेरेंट्स को लगेगा कि यस, माई डॉटर एंड माई सन इज़ वेरी ओबेबल, ठीक है, ओबेड, ठीक है, बहुत आज्ञाकारी है ये। तो उनको लगेगा कि यस, अगर वो मेरी बात मानता है तो वाई शुड आई नॉट, ठीक है, मैं क्यों नहीं मान सकती हूँ, ऐसा वो सोचेंगे। एंड डेफिनेटली आप जो चाहते हैं ना वो कर सकते हैं, बट यू मस्ट बी वेरी स्मार्ट, ठीक है। एनेक्सियस नहीं होना है, मतलब उस चीज़ को लेकर ज़्यादा आपको एंग्री मूड नहीं दिखाना है। यस, आई नो दैट यू आर यंग एंड यू आर यंग एंग्री मैन और एंग्री गर्ल, यस, क्यों नहीं, आपका गुस्सा दिखाइए, बट सही जगह दिखाइए। आई नो दैट, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो है वो भी आपकी एज से निकल के गए, मैं भी आपकी एज से निकल के आया हूँ। आई नो कि इस एज में गुस्सा इतना आता है कि कॉलर पकड़ के 4 तमाचे लगा दूँ, ठीक है। बट बी पेशेंस, क्योंकि अगर आप पेशेंस रखोगे, आप धैर्य रखोगे, स्मार्टली काम करोगे, देन ओनली यू विल बी ए ग्रेट पर्सन, ठीक है। अदरवाइज आपको हर कोई जो है ना वो बोलेगा कि यार वो तो आवारा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। आपके कैरेक्टर पर आवाज़ें मतलब उंगलियां उठाई जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अच्छा लगता है वो चीज़ें सुनना कि कोई मेरे को बॉस बोले, कोई मेरे को रॉकी बोले, कोई मेरे को सनी बोले, कुछ कोई मुझे ये बोले, वो बोले, ठीक है। दीज आर द वर्स्ट थिंग, बेकार चीज़ें हैं ये चीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनसे कुछ अच्छा नाम बनाइए, कुछ अच्छा करके नाम बनाइए, ठीक है ना, जो कि आपकी पहचान आपके एटीट्यूड से आपको पहचाना जाए, और पॉजिटिव नेम हो, आपका नेगेटिव नहीं हो। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक मैं आपको बोर कर रहा हूँ। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर लाइफ ऑल्सो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम है, सो दैट आई कैन इम्प्रूव। आप कमेंट करते हो तो डेफिनेटली मुझे एक नया सोर्स मिलता है, मैं कुछ नया सोचता हूँ कि यार मैं क्या चेंज कर लेके आता हूँ, सो दैट आप हैप्पी हो सके, आप कुछ चीज़ें इंटरटेनिंग हो, वीडियो बोरिंग ना लगे, और कुछ नई सी चीज़ें आपको सीखने को मिले। तो डेफिनेटली आपके कमेंट्स जो है वो वेलकम करता हूँ उसका मैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है सारी चीज़ें तो आप शेयर भी करिए अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ, अपने कलीग्स के साथ, सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड। ओके स्टूडेंट्स, सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।